ईरान और इजराइल के बीच चल रही कूटनीतिक और सैन्य तनातनी अब खुली जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला है। अरागची ने साफ साफ कहा कि नेतन्याहू खुलेआम अमेरिका की ईरान नीति को निर्देशित कर रहे हैं। यह बयान नेतन्याहू की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल रेंज को 480 किलोमीटर तक सीमित किया जाना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे न सिर्फ अमेरिकी संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप बताया बल्कि नेतन्याहू को युद्ध अपराधी करार देते हुए कहा, गाजा से लेकर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर गुप्त हमलों तक नेतन्याहू की हर योजना नाकाम रही। अरागची ने इजरायली नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वह हर मंच पर ईरान की वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण प्रगति को रोकने की नाकाम कोशिशें करते रहे हैं। अरागची ने कहा, 40 साल की वैज्ञानिक मेहनत और शांतिपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च को नेतन्याहू बयानों से नष्ट नहीं कर सकता। ईरान की ताकत उसके लोगों की प्रतिबद्धता और ज्ञान पर आधारित है, न कि बाहरी मंजूरी पर। अरागची ने याद दिलाया कि जब भी ईरान ने प्रगति की है तब इजराइल और उसके सहयोगी देशों ने खौफ और झूठे नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है। लेकिन अब ईरान सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि दुनिया के सामने अपना वैज्ञानिक और राजनीतिक पक्ष भी मजबूती से रखेगा। उन्होंने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि अगर वो वाकई स्वतंत्र विदेश नीति रखना चाहता है तो उसे नेतन्याहू जैसे नेताओं की डिटेक्शन से बाहर निकलना होगा। ईरान के इस बयान से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी बड़ा संदेश गया है कि अब मध्य पूर्व में एक जागरूक, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से तैयार ईरान खड़ा है, जो ना तो दबाव में झुकेगा और न ही झूठे प्रचार से डरेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अरागची ने इजराइल और अमेरिका को सीधे सीधे शब्दों में कहा, हमारा रास्ता विज्ञान का है, रक्षा का है और गरिमा का है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। यानी कि ईरान ने साफ साफ कहा है कि वो ना तो अपनी सुरक्षा नीति किसी और के कहने पर बदलेगा और ना ही नेतन्याहू जैसे नेताओं की बातों पर ध्यान देगा। इस बयान के साथ ईरान ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं और हम डरेंगे नहीं। जिससे साफ है कि ये युद्ध और भी खतरनाक मोड़ पर जाएगा जिस तरह से ईरान अमेरिका के साथ साथ इजराइल को खुली धमकी देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल देखना होगा कि ईरान की इन बयानों के बाद अमेरिका और इजराइल क्या जवाब देते हैं। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे। हूतियों का दावा है कि ये हमले इजराइल के खिलाफ समर्थन में किए जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों का इजराइल से सीधा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमलों के चलते वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। जहाज अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप रूट से लंबा रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और व्यापार घाटा सामने आ रहा है। तेल अवीव ने इसे एक वैश्विक समुद्री खतरा घोषित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सीरिया, लेबनान जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना फिर बना रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे संकट सुलझेगा या फिर गहराएगा। जबकि अमेरिका ने पहले ही ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत नौसैनिक गश्ती शुरू कर दी है। यूरोपीय संघ भी ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है, लेकिन लगातार हमले ये दिखाते हैं कि ये उपाय अभी तक नाकाफी हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हूती हमले अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर एक खुला हमला है। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल रेड सी में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। इजराइल और अमेरिका जैसे देश जवाबी कार्रवाई की तैयारी में हैं और अगर ऐसा होता है तो ये संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल रेड सी में बादल सिर्फ बारिश के नहीं है बल्कि युद्ध के मंडरा रहे हैं। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. बता दें आपको, अमेरिका ने दिसंबर 2023 में ही ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया था। इस मल्टीनेशनल ऑपरेशन में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल हैं। इनका उद्देश्य है कि रेड सी में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करना। वहीं यूरोपीय संघ भी ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है, जो निगरानी, स्क्वाड्रिंग और डिट्रेंस पर केंद्रित है। रेड सी के जरिए दुनिया के लगभग 15% समुद्री व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। हर दिन लाखों बैरल तेल, गैस इस रास्ते से वैश्विक बाजार तक पहुंचते हैं। अगर ये रास्ता सुरक्षित नहीं रहा तो न केवल सप्लाई चेन बाधित होगी, बल्कि दुनिया भर में ईंधन, खाद्य पदार्थ और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की किल्लत और महंगाई बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये संघर्ष यमन से निकलकर एक व्यापक मध्य पूर्व युद्ध का रूप ले लेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि रेड सी अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, एक नया युद्ध भूमि क्षेत्र बनता जा रहा है, क्योंकि हूती लगातार अब हमला जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इजराइल को बड़ा झटका लग रहा है। और यही वजह है कि इजराइल लगातार अमेरिका से मदद मांग रहा है और वो ये कहना चाहता है कि उसे अब खुली छूट दी जाए कि वो हूतियों पर अटैक करना शुरू कर दे फिर से। मिडिल ईस्ट में तेजी से भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, जिसने शांति तो नहीं लेकिन तनाव को ही जन्म दिया है। इसी बीच खबर है कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अबू मोहम्मद अल जोलानी या अहमद अल शरा की अजरबैजान यात्रा के दौरान एक सीरियाई अधिकारी और इस्राएली अधिकारी की मुलाकात हुई। जी हां, अरब न्यूज को दमिश्क के एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि शनिवार को बाकू में सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अजरबैजान यात्रा के दौरान एक सीरियाई और एक इस्राएली अधिकारी के बीच आमने सामने मुलाकात हुई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पिछले महीने ईरान पर इस्राएल ने जो हमले किए, क्या इस बारे में सीरिया को जानकारी थी? क्या सीरिया के नए राष्ट्रपति जानते थे कि इस्राएल ईरान पर हमला करने वाला है? फिलहाल इस तरह के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीरिया और इस्राएली अधिकारियों की मुलाकात दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम है, जो दशकों से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। ये मुलाकात तब हुई जब इस्राएल ने शुरू में अल शरा की सरकार को उनके अलकायदा से पुराने संबंधों के कारण जिहादी मानकर ठंडा रवैया अपनाया था। सूत्र ने कहा, अल शरा की बाकू यात्रा के दौरान एक सीरियाई और एक इस्राएली अधिकारी के बीच मुलाकात हुई। गोपनीयता के कारण सूत्र ने नाम न बताने की शर्त रखी। इस्राएल अजरबैजान को हथियारों की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है और उसकी वहां मजबूत राजनयिक उपस्थिति है, जो ईरान का पड़ोसी और इस्राएल का कट्टर दुश्मन है। सूत्र ने बताया कि अल शरा इस मुलाकात में शामिल नहीं थे, लेकिन इसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे और ये मुलाकात हाल की इस्राएली सैन्य उपस्थिति पर केंद्रित थी।